हमारे ये नौजवानों को किस तरफ लेके जा रहे हैं और इसका एंड क्या होगा। 3 करोड़ 4 करोड़ नौजवान नसरुल्लाह भाई वो हैं जो बिल्कुल डंप हैं, जो कुछ नहीं करते। मुझे ये पता चला कि वो बच्चा 2 दिन पहले खुदकुशी करने के लिए तैयार हो चुका था। ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बच्चों को फंड करती हैं, मैं तो उसको शिकार कहूंगा। एक शिकार वो ये करती हैं कि जॉब्स आपको मिलेंगी, जॉब्स के लिए लोगों को फंसा लेती हैं नौजवानों को ये कहा जाता है कि अभी रात का वक्त है, तुम उठो और अपनी वीडियो को ऑन करो और यहां से किसी कब्रिस्तान में जाओ और कब्रिस्तान में जाकर वहां बैठकर फला एक्टिविटी करके वापस आ जाओ। बच्चे तो रैशनली उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकते कि वो क्या रहा है। और हमारे यहाँ सोशल मीडिया में हर किस्म का कंटेंट है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे नबी साहब कि अगर हमारे 8-10 करोड़ लोगों को ये वाली जो पूरी की पूरी इस वक्त डार्क साइड है, ये हमारे इन नौजवानों को अगर हंट करके ले गई और ये किसी काम के ना रहे, कोई खुदकुशी की तरफ चला गया, कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया, कोई किसी के मर्डर की तरफ चला गया, कोई किसी के इश्क में गिरफ्तार हो गया, कोई कहीं पे भी इन्वॉल्व हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा नबी साहब। अमूमन आप घरों में देख लें, कोई एक वक्त नहीं है जिसमें मिलकर खाना खाने का जो एक रिवाज था ना कि बड़ा बैठा हुआ है और बच्चे बैठ गए खाना खा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व हो जाती। अब हर एक को माँ जो है ना अलग अलग खाना देती है। अच्छा यार नबी साहब, कल जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो आपने एक जुमला बोला था, याद है आपको? आपने कहा था कि आजकल इसी टाइम पे कुछ वेबसाइट्स भी हैं, कुछ ग्रुप्स भी हैं और कुछ ऐप्स भी हैं, और ये नौजवानों को ढेर के नाम पे, कुछ कर गुजरने के नाम पे और उनके पैशन को और उनकी चीज़ों को ऐसे अंदाज से मैनिपुलेट करती हैं कि नौजवान, फॉर एग्जांपल एक जगह पे चंद लोग जमा हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे तुम शर्ट उतार के अगर डांस करोगे तो इसका मतलब है कि तुम ढेर हो। अच्छा, आपने जब बात की नबी साहब तो मैंने कुछ चीज़ों को स्क्रॉल किया, मैंने कुछ चीज़ों को देखा, फिर कुछ नौजवानों से बात भी हुई, तो इसके अंदर जो कुछ है नबी साहब, तो अल अमान अल हफीज़ मेरे लिए तो वल्ला है नबी साहब बहुत ही वो डेंजरस है। और ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो डार्क साइड है इस पूरे मीडिया की और जिसके नतीजे के अंदर हमारी ये जो यंगस्टर्स हैं, कच्चा जहन है नबी साहब। एक तो ना कि आपका जहन बड़ा पक्का है और आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, आपकी कुछ चीज़ें बन गई हुई हैं, नहीं सर, वो नौजवान कि जिसकी नज़रियाती बेस अभी बन रही है, जो अभी कुछ चीज़ें बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके साथ ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह कल आपने बात की, तो दैट वाज एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग फॉर मी नवीद भाई। वल्लाह मैं सोचता रहा कि यार हमारी ये नौजवानों को किस तरफ लेके जा रहे हैं और इसका एंड क्या होगा। जी नसरुल्लाह भाई, ये तो कुछ अरसे से, बल्कि मैं तो 1-2 ऐसे नौजवानों से मिला और उनकी काउंसलिंग करने का भी मुझे थोड़ा सा मौका मिला, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक इतना ख़तरनाक किस्म का एक अफरीद की सूरत में एक जाल है जो पूरी नौजवान नस्ल को घेरता चला जा रहा है। देखिए, मोस्टली हम क्या कर रहे हैं नसरुल्लाह भाई, हम अपने पॉडकास्ट के ज़रिए हम तो पॉलिसीज़ पे बात करते हैं, बिल्कुल सही। हम यंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं कि उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, उनको ड्यू शेयर्स मिलने चाहिए, उनको इंटरनेशनली ग्लोबली अपना रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई उसकी एक साइड। अब ये अगर 10 करोड़ आपके पास यंगस्टर्स हैं तो बहुत बड़ा चंक है बीच में। अच्छा, 3 करोड़ 4 करोड़ नौजवान नसरुल्लाह भाई वो हैं जो बिल्कुल डंप हैं, जो कुछ नहीं करते, ना पढ़ते हैं ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ये है डाटा। अब उस डाटा के अंदर भी ज़रा हम डीप डाउन तो नहीं जाते, चीज़ों को तो हम सरसरी ऊपर से देखते हैं, और अमूमन पॉलिसीज़ में भी जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होता हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो एक ऐसे नौजवान के साथ नसरुल्लाह भाई मुलाकात का मौका मिला कि जो जिसके स्टेटस मैंने मुख्तलिफ उसमें देखे, तो वो खून दिखा रहा है अपने स्टेटस में, या कोई खौफनाक किस्म का चेहरा दिखा रहा है, या कोई ऐसी यानी उसमें पीछे जो ऐसा राग लगाया हुआ है जो बहुत ही डरावना किस्म का, खौफनाक किस्म का, स्केरी किस्म का। अच्छा, मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके उससे थोड़ी बातचीत की, ज़रा उसके साथ उसको इन्वॉल्व किया, तो मुझे ये पता चला कि वो बच्चा 2 दिन पहले खुदकुशी करने के लिए तैयार हो चुका था। और मैं रियली बिल्कुल, उसने कहा कि उसकी वालदा से जब मैंने इसको कंफर्म किया तो उसकी माँ ने कहा कि 2 दिन पहले ये मुझे कह रहा था कि मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। तो माँ ने उसको मजाक समझा। तो मतलब माएँ भी ज़रा है अपने अपने कामों में इंगेज हैं। हमारा जो एक जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर था पहले, जिसमें बच्चे, अब देखें नसरुल्लाह भाई, कोई अमूमन आप घरों में देख लें,
कोई एक वक्त नहीं है जिसमें मिलकर खाना खाने का जो एक रिवाज था ना कि बड़ा बैठा हुआ बिल्कुल सही। है और बच्चे बैठ गए खाना खा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती थी। अब हर एक को माँ जो है ना अलग अलग खाना देती है, हर एक के खाना खाने की टाइमिंग अलग है, हर एक ने जो खाना खाना है वो अपनी पसंद का खाना है। अगर घर में कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी तो उसने फूड पांडा यूज़ कर लेना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मेजॉरिटी यंगस्टर्स हैं जो जॉब्स एज में पहुंचे हुए, वो फिर बेचारे जो है ना ऑड किस्म की जो है ना वो जॉब्स करते हैं। जॉब्स के पीछे पर्पस सिर्फ ये है कि वो जो अपनी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकें। जो डोपामाइन रिलीज़ होता है, यानी खाना मुझे वक्त पे अच्छा मिले, मुझे कहीं जाना है तो मेरे पास गाड़ी अच्छी हो, या मेरे पास बाइक अच्छी हो, या मेरे पास मोबाइल ऐसा हो कि जिसको मैं किसी जगह पेश करूं तो वो प्रो यानी जो उसका आईफोन का है वो मॉडल मेरे पास होना चाहिए। अब ये ख्वाहिशात जब हासिल नहीं होती हैं तो उसके बाद फिर ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बच्चों को फिर ऐसे लोगों को हंट करती हैं, मैं तो उसको शिकार कहूँगा। अच्छा, एक शिकार वो ये करती हैं कि जॉब्स आपको मिलेंगी, जॉब्स के लिए लोगों को फंसा लेती हैं, नौजवानों को, उनको ट्रैप में लेती हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं, उनका सीवी लेती हैं और उस डाटा को फिर मैनिपुलेटिवली इस्तेमाल करती हैं। ये तो एक साइड हो गई। एक ये है कि फिर उससे बढ़कर वो नौजवानों को इंगेज करते हैं। ये जो भी आपने बात की, तो डेयर करवाया जाता है बच्चों से, नौजवानों को ये कहा जाता है कि अभी रात का वक्त है, इस रात वक्त में तुम उठो और अपनी वीडियो को ऑन करो और यहाँ से किसी कब्रिस्तान में जाओ और कब्रिस्तान में जाकर वहाँ बैठकर फला एक्टिविटी करके वापस आ जाओ। अब ये बज़ाहिर तो बड़ी एक फैसिनेटिंग सी बात है कि एक बच्चा जो है ना बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन अब ये सारा काम जो है ना किसी भी मेंटोर की सुपरविजन के बगैर हो रहा है। आपने सुना भाई, ये देखा होगा कि अमूमन जो मुख्तलिफ स्टंट कराए जाते हैं या मुख्तलिफ जो है वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स दिखाया जाता है तो नीचे डिस्क्लेमर लगता है कि ये आप किसी भी सरप्रस्त के बगैर ना करें क्योंकि ये एक्टिविटी आपको हार्म कर सकती है। अब एक बच्चे का पिछले दिनों वाक़या आया कि उसने टीवी में कहीं ड्रामे में किसी को कत्ल करते देखा तो उसने अपनी छोटी बहन को जो भी दूध पीती थी उसको छुरी मार के उसने ना ज़िबा कर दिया। क्योंकि बच्चे तो रैशनली उसको नहीं एब्जॉर्व कर सकते कि वो क्या रहा है, और हमारे यहाँ सोशल मीडिया में हर किस्म का कंटेंट है। अच्छा, अब वो जो नौजवान जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो बात ज़रा थोड़ी आगे चलेगी, उस बच्चे को फिर थोड़ा सा उससे निकालने की कोशिश की, उसको बताया कि यार ज़िंदगी में कामयाबी नाकामी कुछ नहीं है, ये सब पार्ट है उस पूरी स्ट्रगल का, जिसमें आज तुम नाकाम हो तो कल तुम बहुत कामयाब भी हो सकते हो। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इतने नाकाम हुए कि लगा कि अब बिल्कुल नाकामी इनके मुसरत होगी, वो कामयाब हो गए। ये जैक मा जो है, ये अली बाबा का जो ऑनर है, ये खुद कहता है कि मैं ज़िंदगी में हर जगह नाकाम हुआ। कहता है अगर 10 लोग इंटरव्यू देने गए हैं और 9 की वहाँ पर वैकेंसी मौजूद है तो 10वां मैं होता था जो रिजेक्ट हो जाता। और 17-18 साल इसने ये जो अपनी अली बाबा की स्ट्रगल है उसमें उसने जदोजहद की और नाकामी, फिर एकदम ऐसा क्लच हुआ कि इस वक्त आप देखें कि वो जो अली बाबा है वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट यानी कंपनी है, इवन ये कि वो अमेज़ॉन से भी बड़ी है क्योंकि वो B2B काम करती है। अच्छा, अब इस तरह की कुछ चीज़ें, अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गया रसूल भाई कि मेंटोर, उस्ताद, कोई सरप्रस्त, कोई ऊपर से कोई मुर्शद, कोई ऐसा फ़र्द जो एक बच्चे को उसके इमोशंस को समझ सके, उसके साथ थोड़ी सी शेयरिंग कर सके कि क्या काम करना है क्या नहीं करना, और उन कामों को करने के लिए उसके साथ एक एसोसिएशन बनाए कि बच्चे को साथ साथ ये बताया जाए कि इस वक्त में ये जो तुम पर एक जुनून सवार हो गया है कुछ करने का, कर दिखाने का, तो किसको दिखा रहे हो तुम। ये जो पूरी नक्शागरी आपने नवीद भाई की है, और जिस तरह ये डार्क वेबसाइट्स हैं जो बच्चों को कहीं से बैठ के कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अब उसका रिमोट आपके पास है और आप जिस तरीके से रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं, तो अब ये बच्चे रोबोट्स बनते जा रहे हैं। यहाँ से बैठ के वो बच्चा जो किसी दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है, आप उसको कमांड दे रहे हैं कि तुम जाओ, कहाँ जाओ, तुम कब्रिस्तान के अंदर जाओ। अच्छा, वो कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ से कमांड दे रहे हैं कि तुम फलां चौक के अंदर जाकर अपनी शर्ट उतारोगे और डांस शुरू कर दोगे। अब वो बच्चा एक्टिविटी करके उनको दिखा रहा है। अच्छा, ज़ाहिर है कि इसके नतीजे के अंदर नवीद साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़ हैं, और हमारे यहाँ दूसरा फैक्टर उसका नवीद साहब, ये बहुत बड़ा फैक्टर ये है
कि हमारे यहाँ तो ये जो जी जनरेशन है, अल्फ़ा जनरेशन है, असल में इसकी जितनी बड़ी तादाद हमारी सोसाइटी में मौजूद है, अगर इस तादाद को ये हंट करके ले गए, हमारी इस नस्ल को ये ले गए, तो हमारे पास क्या बचेगा नबी साहब? मतलब इसको सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे नबी साहब कि अगर हमारे 8-10 करोड़ लोगों को ये वाली जो पूरी की पूरी इस वक्त डार्क साइड है, ये हमारे इन नौजवानों को अगर हंट करके ले गई और ये किसी काम के ना रहे, कोई खुदकुशी की तरफ चला गया, कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया, कोई किसी एंग्जाइटी के अंदर चला गया, कोई किसी के मर्डर की तरफ चला गया, कोई किसी के इश्क में गिरफ्तार हो गया, कोई कहीं पे भी इन्वॉल्व हो गया, ट्रैप हुआ तो गया। अब जब वो ट्रैप के अंदर आ गया तो अब तो उसको कमांड्स दे रही हैं जिस तरह रोबोट्स को दी जाती है, तो वो उसके मुताबिक प्ले कर रहा है। तो नबी साहब इसमें जो ये जहाँ से चल रही हैं सारी चीज़ें, तो इसमें सोसाइटी को कैसे प्ले करना चाहिए और कैसे इसका तदारुक भी करना चाहिए? नसरुल्लाह भाई, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त है, ख़ास तौर पर हमारे समाज का, जिसमें कोई वैल्यूज़ नहीं बाकी हैं। अच्छा, हम इतनी मरूब कौम है, बैसियत मजमूई, डरे हुए लोग हैं। हम हर उस चीज़ को जो नई मार्केट में आती है उसके हवाले से डर जाते हैं। हमारे बड़े भी डर जाते हैं, जिन्हें रहनुमाई करनी होती है वो भी डर जाते हैं, वो नक्कू नहीं बनना चाहते। एडवांस होने का, खामखा का जो एक हमारे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है, उसके नतीजे में हम अपनी आवाज़ों को दबा देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी भी कौमें हैं, अभी आपने जिस तरह जिक्र किया, आप देखें कि वेस्ट ने, ये फितना वेस्ट का था, वेस्ट ने अपने यहाँ से इसको निकाला और इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भेज दिया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो चूँकि बिल्कुल खाली बैठे हुए थे। अभी आप ये देखें नसरुल्लाह भाई कि 7-8 करोड़ हमारा नौजवान जो है वो एक्टिव यूज़र है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में जो कंटेंट है, एकेडमिक कंटेंट है या आइडियोलॉजिकल कंटेंट है या डेवलपमेंट का कंटेंट है, वो बहुत कम देखा जा रहा है। पोर्नोग्राफी देखी जा रही है। पाकिस्तान का नंबर उसमें पिछली दफ़ा जो सर्वे आया था, पाकिस्तान बहुत आगे था उसमें, यानी टॉप 10 में था। गंदी वेबसाइट देखी जा रही है। अच्छा, गंदी वेबसाइट्स में जब आप गंदी वेबसाइट देखते हैं और उसके लिए आपको फिर कोई वे आउट नहीं मिलता, तो उसके अंदर जो डिप्रेशन में आप शिकार होते हैं, तो फिर आप चाहते हैं दूसरी तरफ। इल्यूमिनाटीज़ का हमने जिक्र किया, सैतानिक वर्सेस को लोग, नौजवान एक बहुत एक आप समझें कि एक होता है ना, हीरोइक कॉन्सेप्ट समझ के उसको अडॉप्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ उन स्लैंग्स को यूज़ करते हैं जो उसमें किए जाते हैं। उस तरह के इशारे नौजवान एक दूसरे को देते हैं। अब ये सारी चीज़ें उस गैप का इजहार है जो पीछे से किसी भी मेंटोर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या समाज की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। आप फिनलैंड में देख लें ना, फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे, आप तो चूँकि एजुकेशनिस्ट हैं और आपका इस पर ज़्यादा वो भी, अब उन्होंने बच्चों पर ये बंद कर दिया कि सोशल मीडिया बच्चे फलां उम्र तक नहीं लेंगे। अच्छा, अब ये वाली जो काम है, ये हमारे यहाँ होने में क्या प्रॉब्लम है? होने में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इस वक्त हमारे यहाँ पूरे माशरे या सोसाइटी को चला रहे हैं, उनका एजेंडा ही ये नहीं है। उनका एजेंडा खुद जो है ना, वो अपनी से नज़र हटाना और नॉन इशूज़ की तरफ उलझाना है। सही। अब आप नसरुल्लाह भाई, ये नॉन इशू हो गया ना ये वाला, अभी जो बात आपने की है, इसको किस तरह से हम एड्रेस करेंगे, ये सवाल है इस वक्त का। और ये जो मामला है, ये आगे बढ़कर किस तरह से आप, अब चूँकि खुद बराह रास्त जो बच्चों के साथ आप यूनिवर्सिटी स्कूलों में काम कर रहे हैं, आप बताइए ना कि वहाँ पर आप क्या महसूस करते हैं कि हम अजनबी कौम से नहीं मुखातिब होते, जिनको हमारा नहीं पता, लेकिन कुछ गैजेट्स को वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये है नसरुल्लाह भाई इस वक्त की सूरत। इस पे काम करना, इस पे बात करना, इसको पहुँचाना, ये वो काम है जो हमें करना चाहिए। और हम उसके लिए आज बैठे भी हैं, एक जनरल गुफ्तगू भी हम कर रहे हैं ताकि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हों और अपना कोई ओपिनियन दे सकें। आप इस पे, मतलब मैं समझता हूँ कि आप बताइए ना कि मुख्तलिफ जगहों पर आप जब जाते हैं, यंगस्टर से इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, तो क्या ये एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन जो हमने दिखाया, ये उसकी इनिशियल स्टेज आपको तमाम बच्चों में नज़र नहीं आती? तो ये रियलिटी है और हकीकत है कि आज के नौजवान को, तालिब इल्म को जब आप एड्रेस करते हैं ना, तो महसूस ये होता है कि वो शायद किसी और प्लेनेट का रहायशी है। उनकी लैंग्वेजेस, अच्छा उनके साइंस, इशारे, मतलब जिस तरह चलता है, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो मतलब अगर आप देखें ना, इसको गौर करें, तो उनके साइंस, इंडिकेटर्स, लैंग्वेज, अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं कि जो आज की जनरेशन की बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, जब आप उनको एड्रेस करते हैं, तो अगर आप उन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं,
आप उससे वेल इक्विप्ड नहीं, आप जानते नहीं हैं। अगर आप जानते ही नहीं हैं तो ये तो अगला मरहला हो गया ना, आप तो बहुत पीछे हैं, इसका मतलब आप उसको एड्रेस कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ नवीद साहब, जो बुनियादी चीज़ है वो जो रिलेशन है ना उस्ताद का और शागिर्द का, बेस, बिल्कुल बेस है, और माँ का और बच्चे का और बेटे का और बाप का, ये जो रिलेशन है ना नवीद साहब, इसके अंदर जो मिठास है, जो ओरिजिनलिटी है, अच्छा वो चूंकि अब रही नहीं, एक मैकेनिक सा प्रोसेस बन गया है कि आपने आना है, व्हाइट बोर्ड पे खड़े होना है, आपने लिखना है, मैंने नोट करना है, आपका टाइम ऊपर हो गया, आपने चले जाना है, मैंने कल आपको चेक करा देना, तो प्रोसेस हो गई। ये तो मैकेनिक एक प्रोसेस, इसमें ना मेरे इमोशंस इन्वॉल्व हैं ना आपके इन्वॉल्व हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है नवीद साहब, जो असल समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि इसको अगर हम एक कैनवस के ऊपर देखें ना नवीद साहब, तो मैं छोटा सा एक मुख्तसर सा आपको वाक़या सुनाऊंगा, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अंग्रेज़ ने अल्लामा इकबाल को सर का खिताब देना था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नबी साहब, हिस्टोरिकल बात है। उसने कहा कि आपको सर का खिताब देना है। उसने कहा मुझे खिताब बाद में दीजिएगा और मैंने ये खिताब नहीं लेना, पहले मेरे टीचर को खिताब दें जिनकी वजह से मैं बनाऊं। जिनकी वजह से मैं बनाऊं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मतलब आपने तो फ़िलासफ़ी पढ़ी है, आपने 2 डॉक्टरेट की हैं, आप फ़िलासफ़ी में, शायरी में, अब तो शायर मशरिक़ कहा जाता है आपको, आप तो बड़ी चीज़ है, आप तो बड़ी तोप हैं, आपको तो इसलिए हमने देना है। उनको क्यों दें? उनकी क्या क्वालिटी क्या है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका नतीजा क्या उन्होंने किया है। तो जो जवाब है ना नबी साहब, वो बड़ा कमाल है इकबाल का। इकबाल ने कहा कि ये जो इकबाल आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो फिलासफर है, ये जो शायर मशरिक़ है, जो सब क्वालिटीज़ आप मुझे गिनवा रहे हैं, इसको तराशने खराशने वाला वो है। मौलवी मीर हसन एक पगड़ी सी बांधी हुई है, एक आम सा आदमी है, और फिर यहीं जो प्रोफेसर आर्नल्ड था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर, जिसका इकबाल ने खुद तस्करा किया। तो एक लाइव कनेक्शन, एक ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन कि जो रूह में उतर जाए। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा तो रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की। तो ये जो मसीहाई है नबी साहब, ये जो रूह के अंदर उतरना है, ये जो सोच के फिक्र के धारों को, जावियों को बदलना है, ये वाला कनेक्शन नबी साहब कहाँ खो गया, कहाँ मिस हो गया, कहाँ हमने इसको खो दिया। ये है बुनियादी तौर पे नबी साहब के जो आज हम लॉस्ट कर चुके हैं, इसको हमने दोबारा से उस कनेक्शन को बहाल किए बगैर मेरा ख्याल कहता है कि हमारी बात नहीं बनेंगी। अच्छा, इश्यूज़ तो नसरुल्लाह भाई ऑलमोस्ट हमें पता है। अब इश्यूज़ पे बात जितनी भी आप करेंगे वो इशू ही रहेगा। इशू ये है कि अब इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सही। अच्छा, एक तो वो सॉल्यूशन है जो आपने बताया, जो उस्ताद के हवाले से है, स्कूल्स के हवाले से है। एक इशू ज़ाहिर है कि ये पॉलिसी सर्कल्स के हवाले से भी है। हमें अपनी यंग जनरेशन के हवाले से एक कंप्रिहेंसिव जो है ना वो मीडिया पॉलिसी बनानी चाहिए। सोशल मीडिया के हवाले से भी एक पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। दुनिया ये कर रही है। देखिए, जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने कुछ सर्टन जो है ना वो चीज़ों पर पाबंदी लगाई है और उसके नतीजे में उन्होंने अपनी नई दुनिया की जहतों को समझा है। एक बात तो ये है कि ये यंगस्टर्स बड़ी तादाद में जो अगर किसी कोलैप्स में चले जाता है या ट्रैप हो जाता है, पूरे ख़ानदान पर उसका इफ़ेक्ट करता है। हमारे यहाँ नौजवान जो है पूरे ख़ानदानों को चलाने के लिए उनके लिए बलाएं ली जाती हैं। अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में गुर्बत इस तरह की है कि एक बच्चे को पढ़ाना, उसको बड़े मुकाम पर पहुँचाना, फिर उसकी जॉब लग जाना, फिर उसके पैसों पे उम्मीद रखना कि बेटियों का ब्याह करना है, घर के सिलसिले को बेहतर करना है, बेहतर रिपेयर करवाना है, घर को अपलिफ्ट करना। अब ये सारे काम एक ऐसे बच्चे पर हैं जो सोशल मीडिया के का ट्रैप हो गया और उसे घेर के वो ले गए और वो खुदकुशी कर गया। तो माँ उजड़ी पूरा ख़ानदान उजड़ गया और इसके नतीजे में पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर, हमारा फाइनेंशियल पूरा निज़ाम जो है ना वो उलझ जाता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें एक एजेंडा सेट करना चाहिए और इस पूरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपने तमाम दोस्तों को जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं कि वो कम से कम एजेंडा जो है ना वो इस हवाले से तय करें कि जिसमें बात की जा सके और वो बात नौजवानों में असरअंदाज हो सके। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप में से कोई भी अगर इस तरह के किसी वाक़े का शाहिद है या इस तरह के किसी नौजवान से वाबस्ता है या उसको जानता है, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाइए, हम उन इश्यूज़ के रेफरेंस से भी रेलेवेंट बात करेंगे ताकि उस बात का भी लोगों को पता चल सके और इस तरह के ख़तरनाक किस्म के जो एक फ्लड पाकिस्तान की तरफ आया हुआ है उससे भी अपने नौजवानों को बचा सकें।
तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें नौजवानों को सिर्फ डेवलप करके आगे नहीं ले जाना, बल्कि उन डेवलप होने वाले नौजवानों को भी डिप्रेशन से बचाना है जो यूनिवर्सिटियों में भी खुदकुशी कर रहे हैं नसरुल्लाह भाई, जो माशरे के अंदर भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पा रहे और कोई बेहतर किरदार नुमाया नहीं कर पा रहे, और अपने घर वालों के लिए भी वो एक रोबोट है जो घर आता है और आके अपनी दुनिया में मगन हो जाता है, ना उसको घर के मसाइल का पता है, ना वो घर के मामलात में इन्वॉल्व होता है, और उसका काम इसी तरह है जैसे होटल में एक बंदा आकर सर्विस लेता है और वो सर्विस लेके चले जाता है। तो ये जो एक सर्विस का मिजाज बन गया है, ये सोशल मीडिया की वजह से बना है। इंसानों को लिंक करना, इंसानों को अटैच करना, इंसानों को साथ मिलाना और अपनी सोसाइटी को आगे लेके चलना। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।